Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज से हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में आप देखिएगा हम 1773 से लेकर के प्रेजेंट तक बिल्कुल अच्छे से इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। और आप चाहे किसी भी लेवल के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप बने रहिए। और आज की क्लास में मैं टीचिंग मेथड चेंज कर रहा हूँ, यानी आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है जो पीपीटीज के थ्रू यहाँ रिफ्लेक्ट होती रहेगी और आप उनको वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए और मुझे सुनिए। जो मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको सुनिए, बिल्कुल बाइलैंग्वेज वे से रहेगा, ताकि आप चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट रहे हों, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टे कनेक्टेड। देखिए, कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो एक समूह बनाते हैं, उस समूह को कंपनी का नाम दिया गया और वो कंपनी बना करके क्वीन एलिजाबेथ वन के पास चले जाते हैं, या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कह लीजिए, उनके पास वो चले जाते हैं। उनके पास जाने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव था परमिशन लेना। परमिशन वो लेना चाहते थे ईस्ट इंडीज, यानी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड था इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें वो ट्रेड करना चाह रहे थे। उसके लिए उनको रॉयल चार्टर की ज़रूरत थी। और वो रॉयल चार्टर वो क्यों चाहते थे? क्योंकि देखिएगा, इंडियंस हमेशा से स्पाइसेस प्रोडक्शन में फर्स्ट रहे हैं, हमेशा नंबर 1 रहे हैं। तो स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आज भी है वेस्टर्न वर्ल्ड में। उसके लिए वो मोनोपोली चाहते थे। मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार, एक छत्र राज वो करना चाहते थे, सारे प्रॉफिट पर अपना हक जमाना चाहते थे। इसके लिए उनको रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को दे दिया और वो इंडिया की तरफ रवाना हो गए। अभी देखिएगा, सर विलियम हॉकिंस, आप हॉकिंस के प्रेशर कुकर से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी एक अंग्रेज़ व्यक्ति थे जो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंच गए। अब जहांगीर आपको पता है पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट मुग़लों का साम्राज्य या राज हुआ करता था। जहांगीर के दरबार में जाकर के वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको परमिशन दे दी जाए कि वो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगा लें। अब फैक्ट्री से आप ये मत समझिएगा कि वो किसी भी तरीके का प्रोडक्शन वहाँ करना चाह रहे थे। प्रोडक्शन नहीं, वो सिर्फ फैक्ट्री का यूज एज ए स्टोरेज हाउस कर रहे थे, या आप कह लीजिए वेयर हाउस के तौर पर फैक्ट्री को यूज़ करना चाह रहे थे, जहाँ से वो सामान अपने देशों में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में बेच सकते थे। यानी इंडियन से कोई भी सामान वो परचेज करेंगे, फैक्ट्री में वो स्टोर करेंगे और स्टोरेज के बाद जब भी उनको टाइम मिलेगा या जब भी उनको ज़रूरत रहेगी वो सामान अपने कंट्रीज़ में बेच देंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगा ली। अब देखिएगा, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई तो उन्होंने देखा कि जो इंडियन जितने राजा लोग थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, सब में किसी न किसी बात को लेकर के तनाव था। उस तनाव का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, जिसको बोलते हैं फूट डालो राज करो वाली नीति उस समय से स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे राजा को और भड़काया एक दूसरे के खिलाफ, और धीरे धीरे करते वो अपना जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, वो बढ़ाते गए। अब हम एक बात कर लेते हैं, उससे पहले लड़ाइयाँ तो काफ़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, क्योंकि जो लड़ाइयाँ हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में करेंगे। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच में यानी ब्रिटिशर के बीच में हुई, 1764 में हुई। इस लड़ाई में ये बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो ही गई होगी कि अंग्रेज़ों की जीत हुई, ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। और इस लड़ाई में जीत के बदले उनको दीवानी राइट्स आप समझ लीजिए रेवेन्यू राइट्स हैं, यानी उनको राजकोषीय या जो टैक्स वगैरह जो आमदनी होगी, जो पैसा होगा, वो सारा कलेक्ट कर सकते थे। तो दीवानी राइट्स जो थे उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हासिल हो गए। अब उसके बाद में जैसे जैसे अंग्रेज़ों का दायरा बढ़ता गया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय विकास होता गया,
अंग्रेज करप्शन में लिप्त हो गए, ब्राइबरी लेने लगे, यानी कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार वहाँ होने लगा, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन लोकल ट्रेडर्स का होने लगा। इस सब को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आगे रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूँ कंपनी रूल के बारे में। कंपनी का जो रूल है वो 1773 से लेकर के 1858 तक रहेगा, यानी 1773 से लेकर के 1858 तक का पीरियड जो है वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तौर पर पढ़ेंगे। अब देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आया। जैसे फ़ैन का रेगुलेटर होता है, अब ब्रिटिशर्स ने कोशिश क्या की कि अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को वो नियमित करे, उनको कंट्रोल में रखे, ताकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा ना फैले कि उनके हितों को नुकसान हो। अब देखिएगा, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर अलग अलग होते थे। अब बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो दूसरे जितने भी गवर्नर्स थे वो उसके सबॉर्डिनेट यानी उसके अधीन हो गए। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना, वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। अंग्रेज़ लोग अपने साथ सर, लॉर्ड ये सब लगाते रहेंगे, क्योंकि वो अपनी सर्वोच्चता इन वर्ड से शो ऑफ कर रहे थे। देखिएगा, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुआ, जिसमें 4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 सबॉर्डिनेट जजेस थे। अभी 1773 के एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें थोड़ी कमियां रह गई। उस कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। इससे पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें सारे जितने भी सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल जितने भी अफेयर्स थे या रेवेन्यू जो अफेयर्स थे, उन सब को देखने का काम और उसकी रिपोर्ट देने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले था। अब इसको डिवाइड कर दिया, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखेगा, उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल मामलों को देखेगा और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार किए गए। अब मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके मोनोपोलिस्टिक राइट्स को ध्यान में रखते हुए कोई टाइम लिमिट, टाइम लाइन मेंशन नहीं की गई कि आप इतने समय तक व्यापार करेंगे। लेकिन जैसे देखा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं तो उनका एक्सटेंशन होने लगा। अब देखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हमें 20 ईयर्स के बाद, ठीक 20 ईयर्स के बाद एक और चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलेगा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 ने क्या किया कि कंपनी के मोनोपोलिस्टिक राइट्स को 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए और आगे बढ़ा दिया, कि उनको कहा कि आप जैसा व्यापार करना चाह रहे हैं वैसा व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 20 साल के लिए कर सकते हैं। अब 20 साल के बाद फिर एक और एक्ट आता है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने भी 20 साल की टाइम लाइन को आप कह लीजिए बढ़ा दिया ब्रिटिशर्स के लिए, या आप कह लीजिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि हम 1 लाख रुपीज़ अलग से रखेंगे, जिससे हम इंडिया में एजुकेशन का एक्सपेंशन कर सकें, उसका विस्तार कर सकें। अब ऐसा इसलिए उनको फील हुआ कि जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, क्षेत्रीय विकास हुआ, तो बहुत ज़्यादा उनको क्लर्क और अन्य जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ी, जो उनकी लैंग्वेज को, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपये का जो प्रस्ताव था, जो प्रपोजल था, वो सामने रखा। लेकिन ये एक्चुअल में मैं बताऊं तो 1 लाख रुपये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। उस समय कभी इसको एजुकेशन पे खर्च नहीं किया गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी अब 1830 के बाद में ठीक
20 ईयर्स आफ्टर क्या आया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और ये फाइनल स्टेप था। फाइनल स्टेप किसके लिए था? सेंट्रलाइजेशन के, केंद्रीयकरण के लिए इंडिया के अंदर अंतिम प्रयास था, अंतिम कदम था अंग्रेज़ों की तरफ से। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी फाइनल स्टेप है। बहुत बड़ा क्षेत्र अब आ चुका था, उस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना था। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसके बाद देखिएगा जो बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसको आगरा और बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि बंगाल एरिया अपने आप में बहुत बड़ा था। आगरा और बंगाल में इस वजह से उसको विभाजित कर दिया गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ओपन कंपटीशन। यानी ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई कि हम सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन लेकर के आएंगे, जिससे इंडियंस इसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिएगा उसके बाद ठीक 20 ईयर्स के बाद क्या 1853 में एक और चार्टर एक्ट आता है। अब ये लास्ट चार्टर एक्ट रहेगा, यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, तो वो 1853 का चार्टर एक्ट है जो कि लास्ट है। इसने क्या किया, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया बंगाल के लिए, यानी बंगाल को अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी। अब देखिएगा दो तरह की काउंसिल या सभा होती है। काउंसिल को आप ये कह लीजिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, समूह कह लीजिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है कानून को लागू करने का काम करती है। तो बंगाल की अलग से कानून बनाने की जो सभा थी, जो काउंसिल थी, उसको बना दिया गया। अब इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया गया द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर, वो ये था मैकॉले कमेटी का गठन। मैकॉले कमेटी बना दी गई 1854 में, ये बनाई गई। और देखिएगा पहले जो ओपन कंपटीशन की बात थी कि सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन होना चाहिए, उस समय नहीं हुआ। एजुकेशन पर कोई खर्च नहीं हुआ। ओपन कंपटीशन और एजुकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा जो रास्ते का रोड़ा बन रहे थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब मैकॉले कमेटी जब बनाई गई 1854 में, तो इसने ओपन कंपटीशन की बात को आगे रखा। इसने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिश दी कि सिविल सर्विसेज में हमें ओपन कंपटीशन लाना चाहिए, हमें इंडियंस को इंक्लूड करना ही चाहिए। उसके बाद देखिए अब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। उसके बाद अंग्रेजी जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको लगा कि नहीं, कंपनी के बस की बात नहीं है, अब हमें खुद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अभी से क्राउन रूल स्टार्ट होता है, यानी वहाँ का जो राजा या जो वहाँ की महारानी है उसके नाम पर जो शासन है वो भारत में शुरू हो रहा है, और वो 1858 से स्टार्ट होगा और 1947 तक चलेगा, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। तो इस पीरियड को हम द क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। अभी इस कड़ी के अंदर देखिएगा ठीक 1857 के रिबेलियन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। 1858 को अब अंग्रेज ये मान चुके थे कि भारतीय जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को नाम दे दिया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में अच्छी सरकार के लिए बनाया गया कानून। एक नाम दे दिया, किसको नाम दे दिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। अभी हम इसके अंदर आगे चलते हैं। देखिए कितना वाइस रॉय और सेक्रेटरी वगैरह अब आए हैं, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसको पूरी तरह से डिजोल्व कर दिया गया, उसको नाम बदल दिया गया। देखिएगा क्या कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के तौर पर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका नाम बदल दिया, उसको नाम बदल करके द वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। सबसे पहले मैं बता दूं, वाइस रॉय जो था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था, मुख्य प्रशासक था भारत के अंदर, जो रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया।
तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इंडिया में 1858 से 1862 तक रहे। पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसके बाद में उनको फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। अब देखिएगा, हमने पहले पढ़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब दोनों को डिसॉल्व कर दिया गया और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो द सेक्रेटरी ऑफ फॉर स्टेट ऑफ इंडिया को दे दी गई। किसको दे दी गई? द सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया को दे दी गई, यानी सचिव को दे दी गई। और सचिव का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रेख करना था और पॉलिटिकल मामलों को या उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी सूचना वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया करता था और ये था लॉर्ड स्टैनली। ओके, तो लॉर्ड स्टैनली हमारा फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिएगा, जब भारतीय लोगों को शांत करने के मूड में जब अंग्रेजी सरकार आती है तो भारतीय लोगों को लगा कि क्यों ना हम अपनी जो उपस्थिति है वो अंग्रेज़ों के समक्ष, अंग्रेज़ों के बीच में हम दर्ज करवाएं। इसके लिए काउंसिल एक वर्ड है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब आएगा। जो सरकार कानून बना रही है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लागू कर रही है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो उन काउंसिल में भारतीयों को इंक्लूड करने की बात जोर पकड़ती गई। अब देखिएगा, काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। 1861 में ये कहा गया कि वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नॉट एग्जीक्यूटिव में तो बाद में इंक्लूड होगा, यानी वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 3 भारतीयों को शामिल किया जाएगा। वो 3 भारतीय कौन कौन से थे? नेम इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए, द महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा थे, और दूसरी तरफ राजा ऑफ बनारस थे, और तीसरा व्यक्ति कौन था? सर दिनकर राव। तो याद रखिएगा, इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके साथ साथ देखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया होगा? उसमें वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में इंडिया के अंदर लागू किया। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे किसी भी मंत्री को क्या काम करेगा, किस क्षेत्र में काम करेगा, उसको उसका पोर्टफोलियो ही बोला जाता है। तो ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कह लीजिए, जिम्मेदारियाँ कह लीजिए, उसको पोर्टफोलियो का नाम दिया गया। अब वाइसरॉय जो था उस समय एक तरह से प्रेसिडेंट हुआ करता था। आज के समय में जैसे प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। उस समय भी क्या था? 6 महीने के लिए अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो वाइसरॉय इश्यू कर सकता था। उसके बाद आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट, अब ये काउंसिल एक्ट ही चलते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो अभी हमें देखने को मिलेगा 1919 में, 1919 में, उससे पहले काउंसिल एक्ट चलते रहेंगे। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। पहले तो नॉमिनेट किया गया, अब भारतीय उससे भी कहाँ अपीज होने वाले थे, शांत होने वाले थे, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक झांसा दिया गया कि वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इंडियंस आ सकते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, उनकी बहुतायता थी। उसके साथ साथ बजट, पहले कोई डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन आप याद रखिएगा पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1892 उसने ये प्रावधान दिया कि बजट पर डिस्कशन किया जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सिर्फ आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं वो लीजिए, अगर हम देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, आप उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन दोबारा से नहीं कर सकते, जिसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और आ जाता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, 1905 की मैं बात कर रहा हूँ। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक को तो नाम दे दिया ईस्ट बंगाल, जिसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा हुआ करते थे, एक वेस्ट बंगाल जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। तो
उन्होंने एक रीज़न ये दिया, देखिए भारतीयों में रोष था कि किस तरीके से उन्होंने एक स्टेट जो था उसको डिवाइड कर दिया, इसलिए भारतीयों में गुस्सा था, रोष था। तो उन्होंने एक रीज़न ये दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए या कन्वीनियंस के लिए, कि प्रशासन में सुविधा हो, इसके लिए हमने इतने बड़े राज्य को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट में। इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि इसकी घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को इसकी जो घोषणा थी लॉर्ड कर्जन ने की थी, 19 जुलाई 1905 को की थी। और इसको प्रभाव में कब लाया गया, एक्चुअल में हुआ कब, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। आगे के जो पॉइंट है वो उसमें मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो हिस्ट्री का पॉइंट है, हम सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को अभी इस क्लास में करेंगे। अब देखिएगा, उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, 1909 का काउंसिल एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ, इसको एक नाम और दिया जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, मोर्ले उस समय के वाइसरॉय होते थे, 1909 में मैं बात कर रहा हूँ, और मिंटो जो थे उसमें सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब मिंटो को, लॉर्ड मिंटो एक्चुअल में उसको सेपरेट इलेक्टोरेट का फादर बोला जाता है, यानी उसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग हुआ कि मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लीडर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल सकते थे, वो किसी और को वोट नहीं डाल सकते थे, यानी मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम को ही वोट डालेंगे। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि डिवीज़न वहाँ से स्टार्ट लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत यूनिटी में रहे, यूनिटी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। अब देखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारे सामने आता है 1909 में। अब 1909 में हमारे इंडिया के पहले व्यक्ति हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक पहले एकमात्र व्यक्ति थे जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी ऐसी काउंसिल जो कानून को लागू करती थी, पॉलिसीज़ को लागू करती थी, उसमें शामिल किया गया और उनको लॉ मेंबर बनाया गया, कानून के एक सदस्य के तौर पर जगह मिली। उसके बाद देखिए, अब काउंसिल एक्ट ख़त्म हो गए हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, और उसके बाद में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आएगा। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें क्या हुआ, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेगू जो थे उसमें सेक्रेटरी हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड उसमें वाइसरॉय हुआ करते थे। अब उन दोनों के नाम पर इस एक्ट का नाम भी पड़ा क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस एक्ट को ड्राफ्ट करवाने में। अब देखिएगा, पहले उसको नॉमिनेट किया गया इंडियंस को, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आई। अब डायरेक्ट इलेक्शन की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई, और इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसा आज हम प्रेजेंट में केंद्र सरकार, जो आप ऐसा कह लीजिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हम 2 हाउसेज देखते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ये वहाँ से शुरू हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड करेंगे, और वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाएगी, यानी मेजॉरिटी बहुत हद तक जो मेजॉरिटी है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वहाँ चुनाव होता तो किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन, ज़रा आप समझिएगा। जो फ्रेंचाइजी बोलते हैं, फ्रेंचाइजी बहुत कम लोगों को मिली हुई थी। फ्रेंचाइजी मीनिंग होगा मताधिकार, और मताधिकार देने के कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, यानी जो वेल्दी, रिच, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स थे, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल थे, उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार था। तो आप ये कह लीजिए निग्लिजिबल वोटिंग राइट्स थे। अपने आप में डायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन किसी भी तरह का डायरेक्ट इलेक्शन एक्चुअल ग्राउंड पर देखने को नहीं मिला। अब फेडरल सिस्टम, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। जैसे हम बात करते हैं, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, पीएम और सीएम।
उस तरह की जो आप ये कह लीजिए प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से स्टार्ट हो गई थी। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट आती है, डायरकी। अंग्रेज़ जो थे वो अपना प्रभाव अब राज्य सरकार पर कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया, डायरकी, DYARCHY। डायरकी का मीनिंग होता है ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डायरकी का मीनिंग होता है ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रोविंसेस में या राज्यों में गवर्नर को भी पावर दी गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पावर दी गई। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई भी काम करे जिससे अंग्रेज़ों का अहित हो, उनको नुकसान पहुँचे, उसके लिए पावर थी गवर्नर के पास, ओवर राइडिंग पावर थी गवर्नर के पास। तो डायरकी जो था वो अपने आप में अनसक्सेसफुल रहा, सफल नहीं रहा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि CPSC यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1926 में, 1926 में। और ये किसके अंडर हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर हुआ। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसमें एक बात और इम्पोर्टेंट ये रखी गई कि इसके लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, यानी कमीशन बनेगा 10 साल बाद, राइट आफ्टर 10 ईयर्स। एक हम कमीशन की स्थापना करेंगे जो ये जांच करेगा, एग्जामिन करेगा कि इस एक्ट में क्या कमियां रही और क्या खूबियां रही, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की रिपोर्ट तैयार करेगा, और उसके आधार पर ही आने वाला जो एक्ट है वो बनाया जाएगा। अब एक्चुअल जो कमीशन था वो सेटअप किया जाना था 1929 में, लेकिन ये सेटअप कर दिया गया 2 साल पहले, यानी 1927 में। और इस कमीशन का नाम दिया गया साइमन कमीशन। आपने सुना भी होगा। साइमन कमीशन की स्थापना जो थी, इस्टेब्लिशमेंट जो था, वो 8 नवंबर यानी कि 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया। अब ये 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। आप यहाँ 7 से इसको लर्न रख सकते हैं। देखिए 7 मेंबर्स थे, और उन 7 मेंबर में एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे उस समय बाद में जाकर के ब्रिटेन के PM बनते हैं जब हम इंडिपेंडेंट होंगे 1947 में। देखिएगा 8 नवंबर 1927 को 7 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में 7 मेंबर में एक इम्पोर्टेंट मेंबर जो हमें याद रखना है, क्लेमेंट एटली थे, जो बाद में जाकर के PM बनेंगे। और ये जो मेंबर्स थे वो कब आए इंडिया के अंदर, वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ये 3 फरवरी या 3 फरवरी 1920 नेक्स्ट ईयर आएंगे 8 को इंडिया के अंदर आ गए। यानी नेक्स्ट ईयर आते हैं 3 फरवरी 1928 को इंडिया के अंदर ये मुंबई के अंदर आते हैं सबसे पहले, जहां इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि भारतीय नाखुश थे, क्योंकि इंडियंस के ऊपर बनाए गए कानून का एग्जामिनेशन होना था और इंडियंस उसमें इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ में एक बात और ध्यान में रखिएगा, इंडिया में आए अब हैं, लेकिन इन्हें रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट देने का जो काम था वो 1930 में हुआ। 1930 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो डायरकी, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया कि डायरकी जो प्रोविंसेस में अप्लाइड है वो बेकार है, उसको अबोलिश करो, उसको हटा दो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फेडरल यूनियन बनाई जाए, यानी यूनियन की अपनी गवर्नमेंट रहेगी, प्रोविंसेस की अपनी गवर्नमेंट रहेगी। फ्रेंचाइजी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी मुस्लिम तक ही ना रहे, उसको दूसरे जो इतने भी सिख है या क्रिश्चियन हैं उन तक भी आप उसको लेकर के जाइए। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी। इन रिकमेंडेशन पर बहस करने के लिए, विचार करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन के अंदर। उन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ, कौन कौन किसने पार्टिसिपेशन किया, ये सब अपना हिस्ट्री का पॉइंट रह जाता है, जो कि हम हिस्ट्री में करेंगे। लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन, उस पर काम करना, उस पर विचार करना। ओके, उसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जो रिकमेंडेशन आई, उसके आधार पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या कहा कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करेंगे, यानी पूरे भारत को एक फेडरेशन जैसा आज का हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, कुछ हद तक ऐसा हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फेडरल लिस्ट बनाएंगे। फेडरल लिस्ट का जो आज हम यूनियन लिस्ट है वो उस समय की फेडरल लिस्ट आप कह सकते हो, जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट थे, यानी जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 सब्जेक्ट थे, जिस पर प्रांत या जो स्टेट थे वो कानून बना सकते थे। और उसके साथ साथ एक कॉन्करेंट लिस्ट भी रखा गया, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। उसके अंदर 36 सब्जेक्ट रखे गए, जिस पर प्रोविंसेस और यूनियन गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट उस समय की वो दोनों कानून बना सकती थी। और इन्होंने डायरकी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। डायरकी को ख़त्म करके जब गवर्नर का रोल कम हुआ तो प्रोविंशियल ऑटोनमी यानी कि उनकी स्वायत्ता बढ़ गई। इसके साथ साथ याद रखिएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई और सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर्स कैलकाटा में बनाया गया। 1 अक्टूबर 1937 को इनफैक्ट 1 अप्रैल, आप ऐसे याद रख लीजिए, 1 अक्टूबर 1937 को तो फेडरल कोर्ट बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को RBI का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया और कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर्स बना दिया गया। इसके जो पहले गवर्नर थे वो आप याद रखिएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC, PPSC और JPSC जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही। और जैसा मैंने बताया था फेडरल कोर्ट यानी जो आज आप कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट इन्होंने बना दिया था कहाँ, न्यू दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और फेडरल कोर्ट कब बनाया गया, जो मैं डेट आपको पहले बता रहा था, 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट बना दिया गया। अब इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर मॉरिस लिनफोर्ड गेयर थे। सर मॉरिस लिनफोर्ड गेयर थे। सर आप याद रखिएगा, मॉरिस लिनफोर्ड गेयर थे। और उसके बाद देखिएगा, अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो पहले चीफ जस्टिस CJI कौन बने, एच जे कन्या बने थे। H.J. कन्या का अगर मैं फुल नेम आपको बताऊं, हरिलाल जैकीसुंदास कन्या। हरिलाल जैकीसुंदास कन्या जो थे वो पहले हमारे चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद में 49th जो आज है 49th UU ललित, उदय उमेश ललित जो है हमारे 49th CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद माइंड में रखनी है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था, जो हमने ब्रिटिश मेंबर जो साइमन कमीशन का एक पार्ट थे, उसका मैंने आपको पहले बताया क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटिश के PM थे। और क्लेमेंट एटली ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था 20 Feb 1947 को कि जो अंग्रेजी रूल है भारत में वो ख़त्म होने जा रहा है 30 जून, यानी जून एंड होते होते 1948 तक हम वहाँ से चले जाएंगे, इंडिया को आज़ाद कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया, इसके लिए द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया था 4 जुलाई 1947 को। उन्होंने बात की थी 20 Feb 1947 को, बिल पास हो गया 4 जुलाई 1947 को। और उस समय वहाँ के ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉर्ज सिक्स ने रॉयल असेंट यानी अपनी शाही जो मंजूरी थी बिल को 18 जुलाई 1947 को दे दिया। उन्होंने मोहर लगा दी कि हम छोड़ रहे हैं।
उसके बाद में ये जो बिल था वो 15 अगस्त 1947 को प्रभाव में आया, लागू हो गया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया अपने आप में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब एक ज़रूरी बात ये रह जाती है कि अपने इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के वाइसरॉय थे जिन्होंने पार्टीशन प्लान यानी विभाजन जो योजना थी भारत पाकिस्तान की वो भी तैयार की थी। तो पार्टीशन प्लान किसने तैयार किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर इंटरिम यानी अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी, स्वर्न इन करवाया था, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ लास्ट जो अपने सेक्रेटरी थे वो विलियम हेयर थे। इंडिया के जो लास्ट सेक्रेटरी थे वो विलियम हेयर थे। अब बाउंड्रीज, अब प्लान तो तैयार हो गया, बाउंड्रीज डिवाइड करने का यानी बाउंड्रीज बनाने का, इंडिया पाकिस्तान को किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से लैंड को डिवाइड करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई बाउंड्रीज कमीशन को। और बाउंड्रीज कमीशन सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया गया। इसीलिए आज भी हम भारत पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको सर रैडक्लिफ या रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब इंडियंस पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बना लें। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लॉर्ड बर्किनहेड, आप याद रखिएगा, लॉर्ड बर्किनहेड एक अंग्रेज व्यक्ति थे। उन्होंने चैलेंज किया कि इंडियंस जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड हो। और ये चैलेंज स्वीकार कर लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नेहरू रिपोर्ट के तौर पर जाना जाता है, और वो रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले बात की थी 1934 में कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी चाहिए और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर विचार करना चाहिए। तो ये बात कही थी एम.एन. रॉय ने 1934 में। और इस बात को इंडोर्समेंट यानी इस बात को स्वीकारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। उसके बाद हम 1940 की तरफ चलते हैं, ऑगस्ट ऑफर के बारे में। ऑफर में क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को स्वीकार करते हैं, आप बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्ना में या आप कह लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, सबकी बातें अलग अलग थी। तो ये जो अगस्त ऑफर था वो अनसक्सेसफुल रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। यही रीज़न आगे क्रिप्स मिशन में भी आएगा। देखिएगा, क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 को आया। 1942 को क्रिप्स मिशन आया। इसने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीजिए यानी चुने हुए प्रतिनिधित्व लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लीजिए। लेकिन ये फिर असफल रहा, जिन्ना को नहीं मना सका। यानी आईएनसी जो थी वो एक होल इंडिया चाहती थी और जिन्ना जो थे वो चाहता था कि पाकिस्तान अलग से बने, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो अलग से अलग देश में रहे। तो ये भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को भेजा गया कि उस प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि टोटल मेंबर कितने थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई तो 389 टोटल मेंबर थे। 389 में से आप याद रखिएगा 296 इसमें से टोटल में से 296 मेंबर जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। डायरेक्टली इलेक्टेड यानी डायरेक्ट इलेक्शन पॉसिबल नहीं था, कोई सिस्टम कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए 296 मेंबर्स थे। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे, अब इसमें से देख लीजिए कितना बच गया, उतने नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, यानी कि कितने थे 93। और ये मेंबर किसने नॉमिनेट किए थे? जितने जो राजा रजवाड़े यानी जो राजा लोग थे उन्होंने अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी तरफ से भेजा था। देखिए, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फर्स्ट मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाना था।
फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को हम सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम प्रेसिडेंट नियुक्त करें। तो ये काम किया था आचार्य कृपलानी जी ने। आचार्य कृपलानी जी ने क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बहुत सीनियर मेंबर थे, सबसे ज़्यादा सीनियर मेंबर थे, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। और 111 मेंबर पहले कॉन्स्टिट्यूंट के इनॉग्रल सेशन में मौजूद रहते हैं और उस प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी भी थे। और बी.एन. राव, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान की सलाह देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था सर बी.एन. राव। परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र आने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही अपना प्रीएम्बल, आज का जो अपना प्रीएम्बल है थोड़ा सा चेंज है, हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को सामने रखा था और मूव किया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लेकर के वो गए थे। और इसको अडोप्ट कब किया गया, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडोप्ट किया गया, नेक्स्ट ईयर अडोप्ट किया गया, अपनाया गया। उसके बाद में देखिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप का मीनिंग होगा जो सवरेन, संप्रभु जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं, उनका एक समूह है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को इंडिया ने रेक्टिफाई कर दिया, उस पर साइन कर दिया, उसका मेंबर, उसका सदस्य बन गया। ये किया था 1949 में, इनफैक्ट मई 1949 में ये किया गया था। अब नेशनल फ्लैग था, उसका अडोप्शन कब हुआ, नेशनल फ्लैग यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अडोप्शन, उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। उसके साथ साथ में जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, उनको भी 24 जुलाई 1950 को स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और पास होने की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास घोषित कर दिया, पास कर दिया। अडोप्शन कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन उसको पास किया गया उसी दिन अडोप्ट कर लिया गया। अस्थायी रूप से कुछ एक पॉइंट लागू कर दिए गए, जैसे कि सिटीजनशिप, नागरिकता, चुनाव और पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सब जो प्रस्ताव थे वो पहले से लागू कर दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई है वो तो बाद में होगा, 26 आपको पता ही है जनवरी 1950 को अप्लाई होता है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोविज़न लागू कर दिए गए जो ज़रूरी भी थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, हम थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एक्चुअल में 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना जो थी और उसका फॉर्मेशन जो था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद में सेकंड मेंबर को याद रखना ज़रूरी है। वैसे तो कमेटीज़ बहुत थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके मेंबर आपको पता होने चाहिए। एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर जो थे वो उसके दूसरे मेंबर हुए। तीसरे मेंबर अलादी कृष्णास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णास्वामी अयंगर। और फोर्थ मेंबर थे इनके डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिफ्थ मेंबर जो थे सैयद सादुल्ला, सैयद सादुल्ला। मैं 2 मेंबर लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एन माधव राव और टी कृष्णाचारी। एन माधव राव जी जो थे वो B.L. मित्तर की जगह पर आए। B.L. मित्तर बीमार रहा करते थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ से अपना जो पद था वो छोड़ दिया और उनकी जगह पर एन माधव राव आए। तो याद रखिएगा B.L. मित्तर की जगह पर कौन आते हैं, एन माधव राव। और D.P. खेतान जिनका देहांत हो जाता है उनकी जगह पर आते हैं टी कृष्णाचारी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो कब पेश किया गया, फरवरी 1948 को पेश किया गया। और ये जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे सन B.R. राव, उनके द्वारा ही तैयार किया गया, उन्होंने ही सारा लिखा था। मेंबर्स
appended their signature on 24 Jan 1950। यानी को 284 मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने सिग्नेचर पोस्ट किए, अपेंड किए। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ साथ बताना चाहूँगा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके 2 चेयरपर्सन थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखिएगा, 2 चेयरपर्सन थे। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर बात करने के लिए बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरपर्सन होते थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी वी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के तौर पर तो संविधान बनाना था और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर कानून बनाना था, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। जब संविधान बनाने की बात थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब कानून बनाने की बात थी तो जी.वी. मावलंकर उसकी अध्यक्षता किया करते। सत्र हुए जिन सत्रों में उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, और ये 11 स्तर डिवाइडेड थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। 2 years 11 month 18 days में डिवाइडेड थे 11 सेशंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। अब देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी सामने आ जाता है कि कितने देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो खंगाला गया। मैं आपको बता देता हूँ, 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक्सप्लोर किया गया, अच्छे से देखा गया, और जो अच्छी बातें थी वो सामने लाई गई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, एक्सपेंडिचर कितना लगा होगा आपको मैं बता देता हूँ। 64 लाख रुपया उस समय हमारे संविधान को बनाने में ही लगा। इसीलिए तो सब द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें एक प्रीएम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, आज भी एक ही प्रीएम्बल है, और उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे जो आज उसके सब पार्ट बन करके अराउंड 470 हो गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे, लेकिन आज थोड़ा सब पार्ट बन करके वो कितना हो गया है, 470 470 हो गया है। लेकिन जब क्वेश्चन ये आए कि आर्टिकल कितने हैं तो आर्टिकल 95 ही है। शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 हुआ करते थे जो आज बढ़ कर के 12 हो गए हैं। पार्ट्स यानी भाग जो उस समय 22 हुआ करते थे आज बढ़ कर के 25 हो गए हैं। तो देखिए कितने कम समय में हमने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी।